आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 61। जब आदित्य वर्मा ने कहा कि वह खाना बनाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं तो उनके बगल में बैठी नेहा कपूर भी चौंक गईं। क्या आदित्य वर्मा खाना भी बना सकते हैं? न केवल वह, बल्कि राघव शर्मा, सोमनाथ कपूर और अन्य लोग भी बेहद हैरान थे। क्या आप बता सकते हैं ये बच्चा खाना भी बना सकता है? खाना बनाना जानना और आप अच्छा खाना बना सकते हैं या नहीं, इन दोनों में अभी भी अंतर है। जाहिर है यह उसका यहाँ पहला दिन था, इसलिए वह दिखावा करना चाहता था। ठीक है, आदित्य वर्मा के जोर देने पर ये रोंग ने फिर मना नहीं किया और लड़के को 2 व्यंजन बनाने दिए। देखते हैं ये लड़का खाना बनाने में कितना अच्छा है। नेहा खाना बनाने में अच्छी नहीं है। अगर ये लड़का कर सकता है तो नेहा भी कर लेगी। ये भी एक वरदान है। चलो चलो, यह एप्रन पहन लो ताकि तुम्हारे कपड़े गंदे न हो जाएं। आदित्य वर्मा ने मना नहीं किया, सीधे उसे घेर लिया और फिर रसोई में घुस गया। बाकी सभी व्यंजन तैयार थे, केवल एक मरी हुई मछली, कुछ तैयार सामग्री और ताज़ा टोफू का एक टुकड़ा बचा था। इस मछली के लिए ये रोंग ने मूल रूप से उबली हुई मछली बनाने की योजना बनाई थी और टोफू के लिए उसने मापो टोफू बनाने की योजना बनाई थी। आदित्य वर्मा, मछली तो पहले से ही कटी हुई है, क्या तुम उबली हुई मछली पकाना जानते हो? ये रोंग ने मुस्कुराते हुए आदित्य वर्मा से कहा। उसे डर था कि आदित्य वर्मा को पता न चल जाए। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। जहां तक इस टोफू का सवाल है, चाहे वह मापो टोफू हो या ऐसा ही कुछ, आप खुद तय कर सकते हैं। ये रोंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा कि मापो टोफू बनाने के लिए अभी भी कुछ तकनीकी कौशल की ज़रूरत है और अगर गलती से बन गया तो ये बेस्वाद हो जाएगा, इसलिए उसने आदित्य वर्मा को खुद ही ये तरीका अपनाने दिया। सबसे आसान टोफू सूप बनाना अच्छा रहेगा। आदित्य वर्मा ने फिर जवाब दिया और फिर हल्के से कहा, कुछ हल्का फुल्का लीजिए आंटी, क्या आपके पास चिकन है? चिकन कुछ है। ये रोंग को समझ नहीं आया कि आदित्य वर्मा को चिकन क्यों चाहिए था, लेकिन फ्रिज में सचमुच कुछ था। उनके फ्रिज में ज्यादातर सुअर का मांस, बीफ और चिकन था और ढेर सारी सब्जियां भी थीं जिनसे फ्रिज भरा हुआ था। यह आसान है, चलो पहले ये टोफू बनाते हैं। आदित्य वर्मा ने पहले ही अपने मन में टोफू बनाने के 100 तरीके सोच लिए थे और निर्णय ले लिया था। अगले ही पल ये रोंग ने देखा कि आदित्य वर्मा ने टोफू को कटिंग बोर्ड पर रखा और फिर रसोई का चाकू उठा लिया। जैसे ही उसने रसोई का चाकू पकड़ा, आदित्य वर्मा का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे पाककला के देवता ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसके हाथ का रसोई का चाकू पल भर में एकदम चिकना हो गया, मानो एक ही टुकड़ा हो। वह किस तरह का टोफू बनाने जा रहा है? ये रोंग आदित्य वर्मा के पास खड़ी रही और बाहर नहीं गई। वह आदित्य वर्मा को टोफू बनाते हुए देखना चाहती थी। वह सोच रही थी कि आदित्य वर्मा कैसा टोफू बनाने वाला है। आदित्य वर्मा ने पहले ही कटाई शुरू कर दी थी। बैंग 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 बैंग। गति इतनी तेज थी कि ये रोंग आदित्य वर्मा की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। बहते बादल और बहता पानी, ये रोंग ने ये दृश्य देखा और वही शून्य भाव से खड़ा रहा, लगभग सोचना ही भूल गया। ये किस प्रकार का चाकू कौशल है? हे भगवान! सब्जियां काटने की क्रिया और आवृत्ति को देखते हुए, यदि आपके पास काटने का दशकों का कौशल नहीं है तो संभवतः आपके पास चाकू चलाने का कौशल भी नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति खाना बनाना जानता हो या नहीं, सब्जियां काटना सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कैसे जान सकता हूँ? ये तो बहुत बढ़िया है। ये रोंग की आंखें अतुलनीय आश्चर्य से भर गईं। कुछ ही पलों में आदित्य वर्मा की चाकू की कुशलता से टोफू का टुकड़ा एक छोटे टुकड़े में बदल गया। वे साफ सुथरे और एक समान हैं, प्रत्येक धागे की मोटाई एक समान है और अंतर नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। भगवान स्तर चाकू कौशल। जल्द ही आदित्य वर्मा ने चिकन को फिर से उठाया और उसे टुकड़ों में काट दिया। ये बिल्कुल कटे हुए टोफू जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही। इस समय नेहा कपूर भी आदित्य वर्मा की मदद करने के लिए वहां आईं। लेकिन जब उसने आदित्य वर्मा की चाकूबाजी देखी तो उसका सुंदर चेहरा अचानक सदमे में बदल गया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर आदित्य वर्मा को देखती रही, हिल भी नहीं पा रही थी।
क्या यह इतना शक्तिशाली है? बैंग 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 बैंग। आदित्य वर्मा अभी भी गंभीरता और निस्वार्थ भाव से काट रहे थे और उन्होंने नेहा कपूर को आते हुए भी नहीं देखा। सब्जी काटने की आवाज़ फैली और लिविंग रूम में बैठे राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर चौंक गए। उन्होंने किचन के दरवाजे से झांका तो ये रोंग और नेहा कपूर को चौंका हुआ देखा। क्या गलत? अनायास ही राघव शर्मा, सोमनाथ कपूर और अन्य लोग भी उत्सुकतावश वहां आ गए। इस अचानक राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर के मुंह से हौंफने की आवाजें आईं। ये चाकू चलाने का कौशल 5 सितारा होटलों के वरिष्ठ शेफ से भी बेहतर है, आदित्य वर्मा। अद्भुत! दोनों व्यक्तियों ने तुरंत विस्मय की ध्वनि निकाली। आखिरकार आदित्य वर्मा का हाथ रुक गया और कटिंग पूरी हो गई। आदित्य वर्मा ने होठों पर मुस्कान लिए कुछ लोगों की तरफ देखा। बेटे, क्या तुम न्यू ओरिएंटल से हो? ये चाकू चलाने का हुनर तो कमाल का है। राघव शर्मा आदित्य वर्मा से पूछे बिना नहीं रह सके। हाँ, तुम इतने हल्के कैसे हो सकते हो? अभ्यास से निपुणता आती है। बोलते बोलते आदित्य वर्मा ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। उन्होंने चम्मच उठाया और ऐसा करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में चम्मच है तो दुनिया मेरे हाथ में है और आदित्य वर्मा पर तो सीधे तौर पर पाक कला के देवता का कब्जा है। आदित्य वर्मा, जो ईश्वरीय पाक कला के धनी हैं, इन व्यंजनों को ऐसे बनाते हैं मानो उन्होंने इन्हें हजारों बार बनाया हो। हर सटेप, हर तीखापन और नियंत्रण बेहद सटीक है। कुछ ही देर बाद आदित्य वर्मा ने वेंसी टोफू का व्यंजन बनाया। चाकू बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है, मुलायम और कोमल है, मुंह में घुल जाता है। इसमें कुपोषण को नियंत्रित करने, शरीर की कमी को पूरा करने और शरीर को पोषण देने के गुण भी हैं। ये बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों के लिए सबसे अच्छा व्यंजन है। ये कहा जा सकता है कि यह वास्तव में सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त, स्वादिष्ट और हल्का है। वेंसी टोफू बनाने के बाद आदित्य वर्मा ने उबली हुई मछली बनाना शुरू किया। 10 मिनट बाद पूरे रसोई घर, बैठक कक्ष और यहाँ तक कि बाहर आंगन में भी खुशबू फैल रही है। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। नेहा कपूर को खुशबू सूंघी और उनकी लार बहने लगी। इस समय लिविंग रूम में राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। अगले ही पल आदित्य वर्मा उबली हुई मछली का एक बड़ा कटोरा लेकर रसोई से बाहर आए। रंग चमकीला था और चिकना नहीं था। इस उबली हुई मछली को देखकर सभी की भूख बहुत बढ़ गई और उन्हें अपने मुंह में पानी जैसा महसूस हुआ। बूढ़े आदमी, अब मैं और नहीं कर सकता, मैं पहले खाना शुरू करूंगा। अहम, बूढ़े सोमनाथ कपूर इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं और उन्होंने पहाड़ों और समुद्र के ढेरों स्वादिष्ट व्यंजनों सहित ढेर सारी अच्छी चीजें खाई हैं, लेकिन इस समय उन्हें उबली हुई मछली का कटोरा देखकर ललचा गया। बात करते करते उन्हें फिर खांसी आ गई। बूढ़ा आदमी सीधा बैठ गया, फिर चॉपस्टिक उठाए और मछली के मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। ये चिकना नहीं है, मसालेदार है लेकिन सूखा नहीं है, सुन्ना है लेकिन कड़वा नहीं है, और साथ ही मसालेदार भी है। मछली का मांस बहुत कोमल होता है। स्वादिष्ट, ये बहुत स्वादिष्ट है। यह उबली हुई मछली स्वादिष्ट है। यार, तुम शायद कोई सीनियर शेफ हो, है ना? यह उबली हुई मछली बहुत स्वादिष्ट है। यह अब तक खाई हुई सबसे अच्छी उबली हुई मछली है। मैं आश्वस्त हूँ, मैं सचमुच आश्वस्त हूँ। खांसी खांसी खांसी। एक निवाला खाने के बाद बूढ़ा आदमी आदित्य वर्मा के खाना पकाने के कौशल से हैरान और प्रभावित हुआ। जब सभी ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी तो वे भी चौंक गए। बूढ़ा आदमी बहुत नखरेबाज है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस उबली हुई मछली की तारीफ करेगा। ये तो अकल्पनीय है। बूढ़ा आदमी खाना खाते समय भी खांस रहा था और वह काफी बुरा लग रहा था। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। लगता है बूढ़े आदमी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? जब नेहा कपूर ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने चिंता से तुरंत पूछा। मैं ठीक हूँ, आप लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए, बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर कहा। पिताजी, क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? मैं भी खाना चाहता हूँ। नेहा कपूर और अन्य लोग खुद को रोक नहीं पाए और सीधे आदित्य वर्मा की उबली हुई मछली का स्वाद लेने बैठ गए। जब उन्होंने एक निवाला खाया तो वे सचमुच चौंक गए। स्वादिष्ट, सचमुच बहुत स्वादिष्ट। यह असली उबली हुई मछली है। चाकू चलाने का कौशल बहुत अच्छा है, व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है, नेहा कपूर ने आह भरी।
ये सचमुच आश्चर्यजनक है, सोमनाथ कपूर ने भी प्रशंसा की। नेहा, तुम भाग्यशाली हो, ये रोंग ने भी कहा। उबली हुई मछली की डिश की सभी ने प्रशंसा की। मसालेदार भोजन के बाद नवेंसी टोफू खाएं, ये वास्तव में एकदम सही मेल है। आदित्य वर्मा को देखने का सबका नजरिया फिर से थोड़ा बदल गया। ये लड़का वाकई बहुत अच्छा है। नेहा के लिए यह बिल्कुल सही मैच है। वे दोनों बहुत संतुष्ट हैं। भोजन बेहद सामंजस्यपूर्ण था और माहौल और भी गर्मजोशी भरा था। इससे आदित्य वर्मा को सचमुच गर्मजोशी का एहसास हुआ। वह अनाथालय में पला बड़ा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके जैविक माता पिता कौन हैं। उनके साथ बैठकर खाना खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। खाना खाते समय बूढ़े व्यक्ति को बीच बीच में खांसी भी आती थी। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा ने अपना मोबाइल फोन निकाला, गलती से श्री किंशान के सिर के ऊपर विस्मयादिबोधक बिंदु पर क्लिक कर दिया और क्यूआर कोड स्कैन कर दिया। 200 रुपये का भुगतान करने के बाद आदित्य वर्मा को सीधे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में त्वरित जानकारी मिल गई। जन्मजात योद्धा सोमनाथ कपूर 30 साल पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उनके हृदय को चोट पहुंची थी। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। इस त्वरित संदेश को देखकर आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए। निश्चित रूप से ये लगभग वैसा ही था जैसा आदित्य वर्मा ने अनुमान लगाया था। बूढ़ा आदमी एक योद्धा है, ये बात आदित्य वर्मा को उस बूढ़े आदमी को पहली बार देखते ही पता चल गई थी। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति के खांसने का कारण वास्तव में ये था कि वह पहले भी घायल हो चुका था और यह चोट उसके फेफड़ों तक पहुंच गई थी। चूंकि वह एक योद्धा है, तो वह फिर से घायल कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ कहानियां होंगी। आदित्य वर्मा ने पुनः सीधे तीर पर क्लिक किया और 400 रुपये का भुगतान कर दिया। सोमनाथ कपूर के फेफड़े ही नहीं, बल्कि हृदय और शिराएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं। उनकी जीवन शक्ति निरंतर कम होती जा रही थी और उन्होंने अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक द्रव का उपयोग किया। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। बूढ़े आदमी के बारे में और जानकारी सामने आ गई है। यह आध्यात्मिक द्रव्य क्या है? आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में पड़ गए। और यदि आध्यात्मिक द्रव्य उसकी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए न होता, तो बूढ़े व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत पहले ही हिचकी आ गई होती। स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा उस बूढ़े को डकारते हुए यूं ही नहीं देख सकते थे। अगर वो मदद कर सकते तो वो मदद करना भी चाहते। हालांकि सिस्टम प्रॉम्प्ट ने मुख्य बिंदु नहीं बताए, जिससे आदित्य वर्मा अवाक रह गए, इसलिए उन्होंने तीर पर क्लिक करना जारी रखा। डिंग डोंग। भले ही सोमनाथ कपूर का आध्यात्मिक द्रव उनके जीवन को बढ़ा दे, फिर भी सोमनाथ कपूर 3 दिनों में मर जाएंगे। क्या बूढ़े आदमी के पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं? मैं चलता हूँ, तुम मुझे कोई हल बताओ। आदित्य वर्मा इस व्यवस्था के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। अगले दृश्य में यह पाया गया कि बूढ़े व्यक्ति के सिर पर लगा मूल लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह पीले प्रश्न चिन्ह में बदल गया था। आदित्य वर्मा तुरंत खुश हो गए। मिशन आ रहा है, धत तेरी की। आदित्य वर्मा ने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति के सिर पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। डिंग डोंग। क्या मेजबान मिशन को स्वीकार करता है? हाँ, नहीं। आदित्य वर्मा ने निर्णायक रूप से हाँ पर क्लिक किया और वास्तव में 1600 रुपये का भुगतान किया। डिंग डोंग। मिशन सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। लाओजुन पर्वत मंदिर की छत पर 100 साल पुराना गनोडर्मा ल्यूसिडम है। यजमान के शरीर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर ये किंशान के शरीर को पुनर्स्थापित कर सकता है। कृपया लाओजुन पर्वत जाकर 100 साल पुराना गनोडर्मा ल्यूसिडम ले आएं। आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर यह कार्य स्वीकार कर लिया। शताब्दी गैनोडर्मा ल्यूसिडम। आदित्य वर्मा को स्वाभाविक रूप से पता था कि लाओजुन पर्वत दक्षिण पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध पर्वत है। यह मुंबई से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर था। और बूढ़ा आदमी सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह सकता है। दूसरे शब्दों में, मुझे इन 3 दिनों में इस सदियों पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को वापस लाना होगा। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? उसके बगल में खड़ी नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा के कपड़े खींचे और संदेह से आदित्य वर्मा से पूछा। डाइनिंग टेबल पर राघव शर्मा और अन्य लोगों की नज़र आदित्य वर्मा पर भी पड़ी। आदित्य वर्मा खाना नहीं खा रहा था। वह अपने मोबाइल फोन से सोमनाथ कपूर की तरफ देख रहा था। वह क्या कर रहा था? तभी आदित्य वर्मा को होश आया। ओह, ये ठीक है। आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन ही मन उसने मन ठान लिया था।
कल वह क्लास नहीं जाएगा, इसलिए सदियों पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को ढूंढने के लिए लाओजुन पर्वत पर निकल पड़ेगा। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजों में देरी नहीं की जा सकती। राघव शर्मा और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा क्या सोच रहे थे। खाना खाने के बाद आदित्य वर्मा वापस जाने वाले थे। आदित्य वर्मा, कृपया आज रात यहीं रुकें, ये रोंग ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। ये रोंग की बातें सुनकर आदित्य वर्मा बहुत खुश हुआ। उसने सच में खुद को रुकने दिया। क्या ये खुद को रुकने देने के लिए है कि तुम नेहा के कमरे में रुक सकते हो? ये रोंग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, और वह भी सोमनाथ कपूर और अन्य लोगों के सामने। आह माँ, आपने क्या कहा? नेहा कपूर भी अपनी माँ की बातों से हैरान थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ चाहती हैं कि वह आदित्य वर्मा के साथ सोएं। आदित्य वर्मा ने भी आंखें चौड़ी करके चुपके से कहा, जरूर। ये आंटी, अच्छा नहीं है, आदित्य वर्मा ने कमजोरी से कहा, पर मन ही मन बहुत उत्साहित था। आंटी उसकी मदद कर रही थीं। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। उसे न सिर्फ काम स्वीकार करने का मौका मिला, बल्कि रात में देवी के साथ सोने का भी मौका मिला। ये वाकई बहुत अच्छा था। इसमें क्या गलत है? जरा आंटी की बात तो सुनो। ये रोंग ने फिर से आदित्य वर्मा की ओर आंखें घुमाईं और कहा, अच्छी तरह से ठीक है, जब उसने मना ही नहीं किया तो इतनी अच्छी चीज को कैसे मना कर सकती थी? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, पर दिल में वह बहुत खुश थी। हालांकि अगले ही पल ये रोंग ने अपनी बात जारी रखी। नेहा, तुम मेरे बगल में सो जाओ, अपने पापा को स्टडी रूम में सोने दो और हम बातें कर सकते हैं। मैं जाऊंगा। यह सुनकर आदित्य वर्मा को तुरंत श्राप देने का मन हुआ। उनके बगल में बैठे राघव शर्मा ने ये सुना और असहाय दिखते हुए आदित्य वर्मा की ओर हाथ हिलाया। जहां तक नेहा कपूर की बात है तो वह शर्मा गईं, चुपके से आदित्य वर्मा की ओर देखा और शरारती अंदाज में मुस्कुरा दी। शाम के समय लिविंग रूम में किन परिवार बातचीत कर रहा था? ये रोंग, नेहा कपूर और बुढ़िया बातें कर रहे थे। सोमनाथ कपूर और आदित्य वर्मा भी बातचीत कर रहे थे। आदित्य वर्मा, मैंने सुना है कि आप ये हाउ ग्रुप के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ कपूर ने अचानक आदित्य वर्मा से पूछा। खैर, ये तो कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, कोई बात नहीं। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, युवा और आशाजनक। लेकिन इसी समय राघव शर्मा अध्ययन कक्ष में गए और अखबार लेकर बाहर आए। हालांकि जब आदित्य वर्मा की नज़र राघव शर्मा के हाथ में रखे अखबार पर पड़ी तो उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। अरे बाप रे, क्या वास्तव में कोई संकेत है? भाग्य आ रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। ये सही है। राघव शर्मा के हाथ में जो अखबार था उस पर विस्मयादिबोधक चिन्ह फिर से दिखाई दिया। आज सचमुच एक अच्छा दिन है। ये किन परिवार वास्तव में एक अच्छी जगह है जिसमें दो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगातार दिखाई देते हैं। यदि टिप है तो इसका मतलब है कि पुरस्कार भी हैं। आदित्य वर्मा को ये जानने की उत्सुकता थी कि इस अखबार में क्या छपेगा। पिताजी, आइए और आज की खबरें देखिए, राघव शर्मा ने सोमनाथ कपूर से कहा और अखबार उनके हाथ में थमा दिया। सोमनाथ कपूर ने अखबार उठाया और उसे देखा। अखबार में शहर के उत्तर में एक जमीन के टुकड़े के बारे में खबर थी। इसे मूल रूप से हेंग ताई ग्रुप नामक एक रियल एस्टेट कंपनी ने अधिग्रहित किया था और इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। लेकिन हाल ही में हेंग ताई समूह के भीतर कुछ आंतरिक समस्याएं आई हैं और वित्तीय संकट पैदा हो गया है और वे वास्तव में इस जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सोमनाथ कपूर कई वर्षों से व्यापार जगत में हैं और उन्होंने एक नज़र में चाबी देखी और शांति से कहा, जमीन का ये टुकड़ा हासिल करना आसान नहीं है। अगर हम इसे जीत भी लें तो भी इस पर व्यापार करना आसान नहीं होगा। ये बहुत जोखिम भरा है और अगर हमारे पास 1.5 अरब नहीं है तो मुझे डर है कि हम इसे जीत नहीं पाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? अहम, सोमनाथ कपूर ने राघव शर्मा से फिर पूछा। राघव शर्मा ने अपना सिर हिलाया। हेंग ताई से पहले उन्होंने वास्तव में इस भूमि पर कुछ विचार किया था। हेंग ताई के जीतने से पहले इसमें थोड़ा सा था, लेकिन जैसा कि आपने कहा पिताजी, जोखिम बहुत अधिक है। अगर इसमें 1 अरब डाल दिया जाता है, भले ही इसे खोल दिया जाए, मुझे डर है कि यह 3 से 5 साल में वापस नहीं आ पाएगा और यह बहुत संभावना है कि सारा पैसा खो दिया जाए। राघव शर्मा ने भी साफ देखा कि यह जमीन उत्तर में थी और बहुत दुर्गम थी। परिवहन बहुत सुविधाजनक नहीं था। मेट्रो की योजना अभी तक नहीं बनी थी और जमीन से कुछ किलोमीटर दूर पहले से ही एक मेट्रो लाइन मौजूद थी।
अतीत में इसकी योजना बनने की संभावना बहुत कम है और राघव शर्मा के कुछ उच्च स्तरीय विभागों में मित्र भी हैं, लेकिन उन्हें जो खबर मिली है उसके अनुसार पिछले 2 वर्षों में उस जगह पर मेट्रो लाइन बनने की संभावना लगभग 0 है और हेंगताई को इस जमीन पर जरा भी भरोसा नहीं है, वरना वह इसे हरगिज नहीं फेंकता। राघव शर्मा ने आगे कहा, लेकिन अब इस जमीन के बारे में उनके मन में कोई विचार नहीं है। हालांकि इस समय उनके बगल में बैठे आदित्य वर्मा ने पहले ही अखबार पर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर दिया था। भुगतान क्यूआर कोड सामने आया और आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के 200 रुपये का भुगतान कर दिया। 200 रुपये अब आदित्य वर्मा के लिए कुछ भी नहीं है। अब तक सिस्टम में इस खरीद अनुस्मारक की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिंग डोंग, अगर आप अखबार में छपी इस जमीन को खरीदते हैं तो आपको आश्चर्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। क्या आप सचमुच अपने आप से जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि सोमनाथ कपूर और राघव शर्मा भी गलत थे? आदित्य वर्मा ने तुरंत अधिक जानकारी पर क्लिक किया। 1 महीने बाद मेट्रो योजना के दस्तावेज जारी हो जाएंगे और फिर इस जमीन की कीमत आसमान छू जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। ये जानकारी पाकर आदित्य वर्मा बहुत खुश हुए। दूसरे शब्दों में, यदि मैं जमीन का ये टुकड़ा जीत जाऊं, तो क्या मैं 1 महीने में स्थिर लाभ कमा पाऊंगा? ये पर्याप्त है। हालांकि आदित्य वर्मा ने फिर भी अधिक जानकारी के लिए क्लिक किया। 3 महीने बाद मुंबई सेकंड बाईपास एक्सप्रेसवे योजना के दस्तावेज जारी किए जाएंगे और एक्सप्रेसवे का प्रवेश द्वार इसी जमीन के बगल में होगा। इस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और इसका मूल्य अथाह है और यह कई बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट विकास को आकर्षित करेगा। गिरोह ने पागलों की तरह लूटपाट की और अनगिनत लोग ईर्ष्यालु थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर बजा। ये और भी ज्यादा त्वरित जानकारी देखकर आदित्य वर्मा की आंखें लाल हो गईं। धत्तेरी की, कैसा अवसर है! यदि आप स्वयं यह जमीन ले लें तो क्या ये सीधे पैसा लेने के समान नहीं होगा? भले ही आप इसे स्वयं विकसित न करें, यदि आप इसे 3 महीने में बेच देते हैं तो भी आप बहुत पैसा कमा लेंगे। इससे अरबों डॉलर कमाएं। तो मुझे लगा कि मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गई हैं। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने राघव शर्मा से सीधे कहा, अंकल कपूर, क्या मैं देख लूं? राघव शर्मा चौंक गए, फिर उन्होंने अखबार आदित्य वर्मा को दे दिया। ओह, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। क्या आदित्य वर्मा, क्या तुम्हें भी इस जमीन में दिलचस्पी है? राघव शर्मा मुस्कुराए और आदित्य वर्मा से पूछा। यहाओ ग्रुप के सीईओ और ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते इस आदमी की कीमत उससे ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी ज्यादा है। उन्होंने अभी अभी आदित्य वर्मा को अनदेखा किया था। अच्छा, देख लो। आदित्य वर्मा ने अखबार उठाया और उसे सीधे देखा और तुरंत ही जमीन का क्षेत्रफल पता चल गया। आदित्य वर्मा चौंक गए और फिर सीधे राघव शर्मा से बोले, अंकल कपूर, मुझे ये जमीन चाहिए। कैसे मिलेगी? आखिर आदित्य वर्मा तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और कमर्शियल रियल एस्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें रियल एस्टेट से जुड़ी ज्यादातर चीजें और प्रक्रियाएं नहीं पता। लेकिन उनके सामने बैठे राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहा तुमने? तुम ये जमीन लेना चाहते हो? इससे पहले कि राघव शर्मा कुछ बोल पाते, उनके बगल में बैठे बुजुर्ग सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा को बड़ी बड़ी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। उनके बगल में बैठे राघव शर्मा भी थोड़ा हैरान थे। आदित्य वर्मा ने भारी स्वर में सिर हिलाया। बेटे, क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसे इस्तेमाल करने की जगह नहीं है? क्या तुमने सुना नहीं कि हम दोनों ने अभी क्या कहा? इस जमीन की लोकेशन बहुत खराब है। अगर तुम इसे ले लोगे तो तुम्हारे पास अपनी पैंट भी नहीं बचेगी। तुम इस जमीन का क्या करना चाहते हो? सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर सीधे कहा। आश्चर्य है कि आदित्य वर्मा क्या सोच रहा है। इस जमीन की लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है। परिवहन बहुत असुविधाजनक है। अगर इसे खोल भी दिया जाए तो भी काम शुरू करना मुश्किल होगा। राघव शर्मा ने आदित्य वर्मा से भी कहा। हालांकि आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। मुझे लगता है कि जमीन का ये टुकड़ा बहुत अच्छा है और अब एक और मौका है। जैसा कि कहावत है, भेड़ की बलि दिए बिना भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सकता। आदित्य वर्मा की आवाज में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। आदित्य वर्मा, आप
राघव शर्मा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आदित्य वर्मा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अंकल कपूर, मैं कभी रियल एस्टेट के कारोबार में नहीं रहा, तो बस मुझे बताइए कि यह ज़मीन का टुकड़ा कैसे मिलेगा। आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा। अफसोस, मैं सचमुच नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं। राघव शर्मा अवाक रह गए और आह भरते हुए बोले। आदित्य वर्मा को इतना दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने आगे कहा, छोड़ो भी, दरअसल जमीन पाना बहुत आसान है, बस पैसा चाहिए। अगर तुम इस जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हो तो मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत लगभग $1.5 अरब होगी। बेशक ये कीमत कम की जा सकती है। हेंग ताई को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इसकी कीमत कम की जा सकती है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने जाऊं तो मुझे 200 मिलियन मिल जाएंगे। अगर यह कम भी हो जाए तो क्या आपके पास ये पैसा है? राघव शर्मा ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। यद्यपि आदित्य वर्मा यिहाओ ग्रुप के सीईओ हैं, लेकिन यदि वे यिहाओ ग्रुप के नाम पर जमीन ले लेते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन ये यिहाओ ग्रुप के निवेश के बराबर होगा। जहां तक आदित्य वर्मा का सवाल है तो सीधे तौर पर 1 अरब से अधिक नकदी निकालना निश्चित रूप से अवास्तविक है। अंकल कपूर, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 10 अरब से ज़्यादा हैं। यदि यह 1 अरब भी है तो भी यह मेरे पास है। जब आदित्य वर्मा ने ये कहा, क्या कहा आपने? राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर दोनों ने फिर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आदित्य वर्मा को संदेह से देखने लगे। आदित्य वर्मा ने उन दोनों को असमंजस से देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कमजोरी व शर्मिंदगी से कहा, मेरे बैंक खाते में अभी 1 अरब रुपये हैं और मुझे अभी भी 200 से 300 मिलियन की आवश्यकता है। मैं केवल दूसरा रास्ता ही सोच सकता हूँ। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखें चमक उठीं। क्या सामने 2 बड़े लोग नहीं हैं? 200-300 मिलियन तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यह पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर है। हालांकि आदित्य वर्मा की बात सुनकर राघव शर्मा और सोमनाथ कपूर फिर से चौंक गए। केवल 10 अरब? सोमनाथ कपूर का बूढ़ा चेहरा लगातार कांप रहा था। अरे यार, तुम्हारे खाते में 10 बिलियन हैं। राघव शर्मा ने सीधे कसम खाकर कहा, ये तो 10 अरब है। ये तो 10 रुपये की बात करता है। उसकी संपत्ति 10 अरब से ज़्यादा है, पर वो तो संपत्ति है। खाते में इतना पैसा नहीं है कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। राघव शर्मा को लगा कि उन्हें बहुत जोर से मारा गया है। अंकल कपूर, क्या आप कुछ पैसा लगाना चाहेंगे? मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस जमीन से मुनाफा होगा। आदित्य वर्मा मुस्कुराए और फिर बोले। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर राघव शर्मा का चेहरा फिर से सिकुड़ गया, फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह संकोच में पड़ गया। लेकिन इस समय, दादाजी, आप क्या बात कर रहे हैं? नेहा कपूर ने आवाज़ सुनी और वहां आ गईं। उनके बगल में ये रोंग और बुढ़िया भी थीं। हाँ, ये बच्चा अखबार में छपी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए 1 अरब से ज़्यादा खर्च करना चाहता है। वह वास्तव में एक नवजात बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। इसके अलावा इस बच्चे के खाते में 1 अरब हैं, सोमनाथ कपूर ने सीधे कहा। जब ये बात सामने आई तो नेहा कपूर, ये रोंग और बाकी 2 लोग फिर से चौंक गए। बैंक खाते में 1 अरब रुपये हैं? बहुत अमीर। कौन सी ज़मीन? मुझे देखने दो। नेहा कपूर ने भी अखबार उठाया और पढ़ा। उसे तुरंत अखबार में खबर और हेंग ताई की ज़मीन का क्षेत्रफल दिखाई दिया। नेहा कपूर ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। इस ज़मीन की लोकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। पता नहीं आदित्य वर्मा क्या सोचते होंगे। नेहा कपूर ने फिर से आदित्य वर्मा की ओर देखा और आदित्य वर्मा ने भी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। क्या तुम सचमुच ये ज़मीन लेना चाहते हो? नेहा कपूर ने पूछा। ठीक है, लेकिन मेरे खाते में सिर्फ 1 अरब रुपये हैं, जो थोड़ा कम होना चाहिए। अगर यह काम नहीं करता तो मैं वापसी का कोई रास्ता ही सोच सकता हूँ। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाकर कहा। अगले ही पल नेहा कपूर की आंखों में भी दृढ़ संकल्प का भाव दिखाई दिया और उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल और मार्मिक मुस्कान उभर आई। मैं कुछ शेयर खरीदूंगा और बाकी पैसे चुका दूंगा। हम जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की बातें सुनी तो वह हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नेहा कपूर उनका इतना साथ देंगी। क्या तुम्हें पैसे खोने का डर नहीं है? आदित्य वर्मा ने भी हैरानी से नेहा कपूर से पूछा। हालांकि उन्होंने देखा कि नेहा कपूर ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ अपना सिर हिलाया। क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। नेहा कपूर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल फिर से हिल गया। क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, ये शब्द बहुत सरल थे, लेकिन इन्होंने आदित्य वर्मा के दिल को छू लिया।
आदित्य वर्मा फिर हंसे। हाँ, चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस समय, नेहा, अपनी कंपनी की ताकत को नुकसान मत पहुंचाओ। बाकी का खर्चा अपने पिता और तुम दोनों मिलकर चुकाओ। राघव शर्मा ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और निर्णय ले लिया। 1 या 200 मिलियन कोई समस्या नहीं है। वह इस बच्चे जितना साहसी नहीं है। चलो ऐसा करते हैं आदित्य वर्मा, मैं कल हेंगताई से संपर्क करूंगा और बात करने के लिए मिलूंगा। राघव शर्मा ने आगे कहा। ऐसे में तो मैं अंकल कपूर को परेशान कर दूंगा। यह मामला सुलझ गया। बुरा नहीं, ये तो परिवार जैसा है। अहम, चलो एक कप चाय पियो और मैं तुम्हें थोड़ी किस्मत दूंगा। सोमनाथ कपूर ने ये दृश्य देखा, उनके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा। तभी सोमनाथ कपूर ने अपने बैग से एक सुंदर लकड़ी का बक्सा निकाला। बूढ़े आदमी, आप, पिताजी, यह ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप अपने शरीर को पोषण देने के लिए करते हैं। ये दृश्य देखकर राघव शर्मा और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। इसे क्यों बचाकर रखना, बेहतर है कि सब मिलकर इसे पिएं। बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, मानो वह जीवन और मृत्यु को बहुत खुले तौर पर देख रहा हो। दादाजी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप 100 साल जीना चाहते हैं। बूढ़े की बातें सुनकर नेहा कपूर फिर से दुखी दिखीं और बूढ़े की बात का इंतजार करने लगीं। बूढ़े आदमी, बकवास मत करो। यहाँ तक कि दादी ली लियानिंग भी बहुत दुखी होकर बूढ़े आदमी को घूर रही थीं। अगले ही पल बूढ़े आदमी ने सीधे लकड़ी का बक्सा खोल दिया। लकड़ी के बक्से में कुछ चाय की पत्तियां थीं, ज्यादा नहीं, बस 3 या 4 पत्तियां। ये किस प्रकार की चाय है? जब आदित्य वर्मा ने चाय की पत्तियों को देखा तो उनकी आंखें अचानक बंद हो गईं, क्योंकि जैसे ही लकड़ी का डिब्बा खोला गया, चाय की पत्तियों से वास्तव में एक स्पिरिट निकली। ये सही है, आध्यात्मिक ऊर्जा। ये चाय वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यह कोई साधारण चाय नहीं है। आदित्य वर्मा को अचानक अपने दिल में समझ आ गया। पहले उल्लेखित आध्यात्मिक तरल, मुझे डर है कि यह इस चाय से बना पानी है। लियान यंग, जाओ और एक बर्तन में उबलता पानी ले आओ, बूढ़े आदमी ने कहा। माँ, मैं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद ये रोंग ने एक बर्तन में उबलता पानी उबाला। आदित्य वर्मा, क्या आप इस चाय को जानते हैं? सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने अपना सिर हिलाया, उन्हें वास्तव में ये पता नहीं था। हे, बूढ़ा आदमी हंसा और गर्व से बोला, यह कोई साधारण चाय नहीं है, बल्कि लाओजुन पर्वत दादूडो की आध्यात्मिक चाय है। लाओजुन पर्वत की आध्यात्मिक चाय। दादूडो, यह नाम काफी अच्छा है। और हाँ, ये तो लाओजुन पर्वत की आध्यात्मिक चाय है। क्या वो लाओजुन पर्वत नहीं जा रहा? क्या संयोग है! इस चाय में जीवन को लंबा करने और शरीर को मजबूत बनाने का जादुई प्रभाव है। लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने बहुत पैसा खर्च किया और अपने संबंधों के बल पर इसे खरीदा। मैंने इसे 50 मिलियन रुपये में खरीदा। अब इसकी कीमत बस इतनी ही है। 50 मिलियन रुपये में 2 टेल खरीदना काफी महंगा है। आदित्य वर्मा ने मन ही मन सोचा। बस चलो इसे एक साथ बनाते हैं और एक साथ पीते हैं, बूढ़े आदमी ने सरलता से कहा। नहीं दादाजी, कुछ अपने लिए रख लो। हालांकि नेहा कपूर चिंतित थीं। उन्हें ये भी पता था कि दादाजी घायल हैं। ये चाय दादाजी के शरीर को पोषण देने और उनकी जान बचाने के लिए है। हाँ, बूढ़े आदमी, आवेगी मत बनो। पिताजी, आपको कुछ अपने लिए भी रखना चाहिए। पापा, राघव शर्मा, लिलियांग और ये रोंग ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं अपने शरीर को जानता हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी था। उन्होंने आध्यात्मिक चाय के बचे हुए टुकड़ों को सीधे बड़े बेली बैंड में भिगो दिया, जिससे नेहा कपूर और अन्य लोग असहाय हो गए। आओ आदित्य वर्मा, एक घूंट लो और इसे आजमाओ। बूढ़े आदमी ने चाय बनाना समाप्त किया और आदित्य वर्मा के लिए एक कप चाय डाली। आदित्य वर्मा ने चाय का कप उठाया और चाय की चुस्की ली। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उनके शरीर में प्रवेश कर रही है और उनकी अपनी ताकत बन रही है। मैं थोड़ा मजबूत लग रहा था। इस चाय में आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक केंद्रित है। ये बड़ा बेली बैंड वाकई एक आध्यात्मिक चाय है। आदित्य वर्मा ने एक घूंट लिया और महसूस किया कि एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे उनका शरीर और भी मजबूत हो गया है। बहुत आरामदायक। ये वास्तव में अच्छी चीज है।
जब मैं लाओजुन पर्वत पर वापस जाऊंगा तो यदि मौका मिला तो कुछ वापस जरूर लाऊंगा। कैसी है? क्या ये चाय ठीक है? सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। अच्छी चाय, आदित्य वर्मा ने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल ठीक है, आप लोग भी आकर कुछ पे ले सकते हैं। सोमनाथ कपूर ने तब राघव शर्मा और अन्य लोगों से कहा, इस तरह की अच्छी चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार के लिए इसे एक साथ पीना सबसे अच्छा है। जल्द ही राघव शर्मा और नेहा कपूर ने भी अपने चाय के कप उठाए और पीना शुरू कर दिया। इसे पीने के बाद उन्हें तुरंत ऊर्जावान और तरोताजा महसूस हुआ। रात हो चुकी है। आदित्य वर्मा नेहा कपूर के कमरे में सो गया और नेहा कपूर के बिस्तर पर लेट गया। पूरा कमरा सुगंध से भर गया, आरामदायक। जहां तक नेहा कपूर की बात है तो ये रोंग ने स्वाभाविक रूप से उन्हें आदित्य वर्मा को मौका दिए बिना अपने साथ सोने के लिए कहा था। यदि आप इस आदमी को बहुत जल्दी पालेंगे तो उसे संजोना कठिन हो जाएगा। नेहा, माँ समझ गई होंगी कि तुम्हें ये लड़का बहुत पसंद है। ये आदित्य वर्मा भी बहुत अच्छा आदमी है, तुमसे छोटा है और बहुत अच्छा है। लेकिन नेहा, तुम्हें ये जानना होगा कि एक पुरुष जितना बेहतर होगा, महिलाओं का ध्यान आकर्षित करना उतना ही आसान होगा। उसके आसपास कई प्रलोभन भी होंगे। अगर तुम उसका दिल जीतना चाहती हो नेहा, तो तुम्हें। दूसरे कमरे में माँ बेटा येरोंग और नेहा कपूर बिस्तर पर लेटे हुए पुरुषों के बारे में बातें कर रहे थे। अगली सुबह जल्दी, आसमान थोड़ा उजला था। एक कमरे से विस्मय की आवाज आई। बूढ़े आदमी, मुझे डराओ मत। जल्दी उठो और मुझे अकेला मत छोड़ो। बूढ़े आदमी, जल्दी उठो। तुम मुझे अकेले कैसे रहने दे सकते हो? यह एक बूढ़ी औरत की आवाज है। यह आवाज सुनकर आदित्य वर्मा का दिल बैठ गया। लगा जैसे उस बूढ़े को कुछ हो गया हो। आदित्य वर्मा ने सीधे अपने कपड़े पहने, उठे और बाहर चले गए। दादाजी, जल्दी उठिए। दादाजी, आपको क्या हुआ है? आपने तो कहा था कि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं। दादाजी। बाहर निकलते ही आदित्य वर्मा को नेहा कपूर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पापा, जल्दी से 120 पर कॉल करो। मैं पहले ही लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य वर्मा कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने राघव शर्मा और अन्य लोगों को कमरे में देखा। बिस्तर पर बूढ़ा आदमी शांति से लेटा हुआ था, मानो वह सो रहा हो। नेहा कपूर पजामा पहने बिस्तर के पास लेटी हुई, फूट फूट कर रो रही थी। उसने सोमनाथ कपूर पर कितना भी चिल्लाया, वह उसे जगा नहीं पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने कल रात मुझसे बहुत बातें की और कहा कि वह अगले जन्म में मुझसे शादी करेगा। उसे पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। इस समय ली लियानिंग को अचानक याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था और उसकी आवाज़ उदासी से भर गई। सभी लोग खामोश थे, बिस्तर पर पड़े सोमनाथ कपूर को देख रहे थे। उनके दिलों में अकथनीय उदासी थी। कल रात हम सब ने साथ मिलकर बढ़िया खाना खाया। क्या बूढ़ा आज जा रहा है? बूढ़ा आदमी लगभग 70 साल का है। दादाजी, दादाजी, उठो और हमें छोड़कर मत जाओ। नेहा कपूर चिल्लाती रही, लेकिन बिस्तर पर लेटा बूढ़ा आदमी मानो नर्क के द्वार में प्रवेश कर गया हो। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा को लगा कि अब वह असहाय होकर नहीं देख सकते। क्या सिस्टम ने नहीं कहा था कि अभी 3 दिन बाकी हैं? ये सब एक ही रात में क्यों हो गया? आदित्य वर्मा सीधे चलकर नेहा कपूर के पास आ गए। आदित्य वर्मा की धारणा में बूढ़ा आदमी मरा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में मृत्यु से ज्यादा दूर नहीं है। सांस पतली हो जाती है, अंदर तो जाती है पर बाहर नहीं निकलती। नाड़ी लगभग बंद हो जाती है तथा हृदय की धड़कन भी मुश्किल से महसूस होती है। तुम्हारे दादाजी को अभी भी बचाया जा सकता है, मुझे आकर देखने दो। आदित्य वर्मा नेहा कपूर का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। सच में, क्या तुम मेरे दादाजी को बचा सकते हो? जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत असमंजस भरे चेहरे से आदित्य वर्मा की ओर देखा और मन ही मन चौंक गईं। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा और तुरंत बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सीधे हाथ बढ़ाकर सोमनाथ कपूर की कलाई पकड़ ली। आदित्य वर्मा के पास चिकित्सा कौशल नहीं है, लेकिन उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति है। अब यही एकमात्र रास्ता है। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश आदित्य वर्मा के हाथ के माध्यम से सोमनाथ कपूर के शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का यह अंश भी पिछले बिग डुडो लिंगचा में निहित आध्यात्मिक शक्ति के बराबर नहीं है।
यह आदित्य वर्मा की अपनी भौतिक आध्यात्मिक शक्ति है, जो अवशोषित होकर भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के सार में परिवर्तित हो जाती है। इस आध्यात्मिक शक्ति के प्रवेश से वृद्ध व्यक्ति का शरीर उस क्षीण पृथ्वी के समान हो गया जिसे टपकती धाराओं से पोषण मिल रहा था। जीवन शक्ति वापस लौटने लगती है और जीवन शक्ति जागृत हो जाती है। वास्तव में उसे जो चोटें लगी थीं, वे भी काफी बेहतर हो गई थीं। नेहा कपूर और अन्य लोगों ने आदित्य वर्मा की गतिविधियों को देखा और उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे और वे सोच रहे थे कि आदित्य वर्मा जी क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद आदित्य वर्मा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह से डकार नहीं आई और उसे बचाया जा सका। इसके अलावा ये संयोग ही है कि मैं यहाँ हूँ। यदि रात में इतनी ही देर हो जाए तो मुझे डर है कि देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। बस इसी क्षण बूढ़े आदमी की पलकें हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आह, दादाजी जाग गए हैं, दादाजी जाग गए हैं। नेहा कपूर आश्चर्य से चिल्लाईं और देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली हैं। बूढ़े आदमी, तुम अंततः जाग गए, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। पिताजी, आप अंततः जाग गए। सोमनाथ कपूर और अन्य लोगों ने भी ये दृश्य देखा और वे उत्साहित हो गए। आदित्य वर्मा, आप बहुत अद्भुत हैं, क्या आप चिकित्सा कौशल जानते हैं? नेहा कपूर खुद को रोक नहीं पाईं और उत्साहित होकर आदित्य वर्मा से पूछ बैठीं। सोमनाथ कपूर और अन्य लोगों ने भी आदित्य वर्मा को देखा। बूढ़े, तुम्हें पता नहीं, अगर आदित्य वर्मा न होता तो इस बार तुम खतरे में पड़ जाते। क्या तुम्हें कल पता था कि तुम? लीलियानिंग ने भी कहा, लेकिन वह अंत में वह शब्द कहने को तैयार नहीं थे। सोमनाथ कपूर की नींद खुली, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वो अभी अभी नर्क के दरवाजे से गुजरा था, लेकिन अंधेरे में उसे लगा कि कोई ताकतवर हाथों वाला इंसान उसे नर्क के राजा के हाथों से छुड़ा कर ले जा रहा है। क्या ये व्यक्ति आदित्य वर्मा है? तब सोमनाथ कपूर को झटका लगा। एक योद्धा होने के नाते वह अपने शरीर की स्थिति को लेकर बहुत स्पष्ट था। ये स्पष्ट था कि उसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली थी, पर अब उन्होंने अपने शरीर में एक प्रबल शक्ति का अनुभव किया जो अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी। ये कैसे संभव है? सोमनाथ कपूर का हृदय सदमे से भर गया और यह आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें पुनर्जीवित किया। क्या आदित्य वर्मा ने ऐसा किया? आदित्य वर्मा वास्तव में एक किसान थे। ये कैसे संभव है? सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा की ओर देखा, लेकिन देखा कि आदित्य वर्मा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए थे जो सार्थक थी। सोमनाथ कपूर सचमुच पूरी तरह से हैरान थे। क्या आदित्य वर्मा वास्तव में साधु हैं? एक सच्चे साधु की तुलना उसके जैसे साधारण योद्धा से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपना जीवन बचा सकता है, वह अवश्य ही साधु होगा। एक योद्धा के रूप में सोमनाथ कपूर इतने वर्षों से जीवित हैं और कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। इस दुनिया में कुछ विशेष लोग हैं जिन्होंने भौतिक शरीर की सीमाओं को तोड़ दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति के अस्तित्व का एहसास किया है, और यहाँ तक कि खुद को मजबूत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और फिर शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे हवा और बारिश को बुला सकते हैं और नदियों और समुद्रों को देवताओं की तरह उल्टा कर सकते हैं। अजीब शक्ति का और इस प्रकार के व्यक्ति को साधु कहा जाता है। उनके सामने आदित्य वर्मा एक साधु निकले और सोमनाथ कपूर को बहुत बड़ा झटका लगा। सोमनाथ कपूर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने आदित्य वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दादा कपूर, बस आराम करो। ऐसा मत कहना कि तुम नेहा के दादा हो और मेरे भी दादा हो। ये तो छोटी मोटी बात है। आदित्य वर्मा को पता था कि सोमनाथ कपूर क्या करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर सीधे कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर उनके बगल में बैठी नेहा कपूर के चेहरे पर फिर से एक आकर्षक मुस्कान आ गई। राघव शर्मा और अन्य लोग भी हंस पड़े। मैंने अस्थायी रूप से बूढ़े व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित कर लिया है। उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है। आज जैसी स्थिति फिर कब होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा ने फिर कहा, हमें क्या करना चाहिए? आदित्य वर्मा, क्या, दूसरे शब्दों में, क्या दादाजी की जान अभी भी खतरे में है? क्या उनका ठीक होना नामुमकिन है? आदित्य वर्मा, तुम्हें ही कोई रास्ता सोचना होगा। मैं नहीं चाहता कि दादाजी मरें। जब राघव शर्मा और अन्य लोगों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके दिल जो अभी अभी राहत महसूस कर रहे थे,
अचानक फिर से जाग उठे और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आप कुछ नहीं कर सकते। आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा कोई मुद्दा नहीं है, जब तक कि बूढ़े व्यक्ति का इलाज हो सके। आदित्य वर्मा ने फिर धीरे से कहा, मुझे याद है कि लाओजुन पर्वत पर एक शताब्दी पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। अगर हम इसे प्राप्त कर सकें तो हम दादाजी कपूर की चोट को ठीक कर सकते हैं। चिंता न करें, मैं बाद में लाओजुन पर्वत के लिए रवाना हो जाऊंगा और इस शताब्दी पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को जरूर वापस लाऊंगा। सेंटेनियल गैनोडर्मा ल्यूसिडम। वास्तव में आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर और अन्य लोग तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नेहा कपूर ने तुरंत दृढ़ स्वर में कहा। लाओजुन पर्वत। जब बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उसने फिर से भौहें चढ़ाईं, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, और फिर राघव शर्मा और अन्य लोगों से कहा, तुम लोग पहले बाहर जाओ, मैं आदित्य वर्मा से कुछ बात करूंगा। दादाजी, आप क्या कहने वाले हैं? क्या हम सुन नहीं सकते? नेहा कपूर ने जब अपने दादाजी की बातें सुनी तो वह एकदम से दुखी हो गईं और मुंह बना लिया। उनके दादाजी आदित्य वर्मा से क्या कहना चाहते थे? दरअसल वह उनके सामने ऐसा कर ही नहीं सकते थे। चलो नेहा, बाहर चलें। बगल में बैठे सोमनाथ कपूर ने जब यह नज़ारा देखा तो नेहा कपूर को खींचकर बाहर ले गए। चाहे नेहा चाहे या न चाहे, उन्हें भी उस बुजुर्ग के बारे में कुछ बातें पता थीं, पर उन्होंने नेहा कपूर से कभी उन बातों का जिक्र नहीं किया था। आदित्य वर्मा असल में उसका इलाज करने में सक्षम थे। भले बुजुर्ग की चोट, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। जल्द ही कमरे में केवल सोमनाथ कपूर और आदित्य वर्मा ही बचे। आदित्य वर्मा भी थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी उसे अकेला पाकर क्या कहना चाहता है। उसने असमंजस से सोमनाथ कपूर की तरफ देखा। सबके चले जाने के बाद सोमनाथ कपूर ने बात की, आदित्य वर्मा, क्या आप साधु हैं? सोमनाथ कपूर ने आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा चौंक गए। अब जब उन्होंने कार्रवाई कर ही दी थी तो उन्होंने अपनी मंशा नहीं छिपाई और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मेरा अनुमान है कि आदित्य वर्मा को आश्चर्य हुआ कि श्री किंशान वास्तव में भिक्षु के बारे में जानते थे। ये सही है, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दादाजी कपूर, क्या आपने अन्य भिक्षुओं को देखा है? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। खैर, मैंने देखा है। मेरे शरीर पर लगी चोटें भी उसी की वजह से हैं। सोमनाथ कपूर ने फिर सिर हिलाया और तुरंत कहा, मानो वह अतीत की यादों में खो गए हों। आदित्य वर्मा पुनः आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बूढ़े व्यक्ति को एक साधु ने घायल कर दिया। बूढ़ा आदमी पहले से ही जन्मजात योद्धा है और यह समझ में आता है कि जो लोग बूढ़े आदमी को घायल कर सकते हैं वे स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। खैर, मैं उस समय भी युवा और ऊर्जावान था और मैं एक योद्धा भी हूँ। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए धीरे से कहा, यह सामान्य बात है। वह पहले से ही एक जन्मजात योद्धा है। पूरे भारत को देखते हुए उसे हराने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वह बदकिस्मत है। उसने बस किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और फिर दूसरा पक्ष सीधा नीचे गिर गया। वह बुरी तरह घायल हो गया, लगभग अपंग हो गया। वह व्यक्ति अब कहाँ है? आदित्य वर्मा ने पुनः पूछा। अपने अलावा अन्य भिक्षुओं के बारे में भी उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच खुद को विकसित किया है, और ऐसा नहीं है कि वे ड्रग्स ले रहे हैं। क्या दूसरा पक्ष भी नींव बना रहा है? और नींव बनाने के अलावा और क्या क्षेत्र है? लाओजुन पर्वत पर, बूढ़े आदमी ने फिर से निश्चयपूर्वक कहा। आदित्य वर्मा पुनः स्तब्ध रह गए। ओह, क्या ये संयोग है? कुछ ही समय बाद आदित्य वर्मा नेहा कपूर के साथ रवाना हो गए। नेहा कपूर के पास उसके साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लाओजुन पर्वत मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और बहुत दूर भी। अगर आपके साथ कोई हो तो सफ़र ज़्यादा उबाऊ नहीं लगेगा। यात्रा शुरू करते समय आदित्य वर्मा ने फैंगचेन के 4 नायक समूह को एक संदेश भेजा जिसमें कुछ लोगों से नाम पूछने पर नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। मैं निश्चित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। दोनों लैम्बोर्गिनी वेनेनो चलाकर नहीं निकले क्योंकि लाओजुन पर्वत एक दर्शनीय स्थल और एक बड़ा पहाड़ है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो सुपर कार चलाना अच्छा विचार नहीं है। इसलिए दोनों ने राघव शर्मा की ऑडी कार चलाई। दोनों ने कार चलाई और कार में कुछ सामान भी ले आए।
दक्षिण की ओर पूरा रास्ता 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लाओजुन पर्वत है। एक पर्वत ऊंचा नहीं है, लेकिन अगर उसमें अमर प्राणी है तो वह प्रसिद्ध है। एक पानी गहरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें ड्रैगन है तो वह जादुई है। ये लाओजुन पर्वत पूरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में और यहाँ तक कि महान हुआ साम्राज्य में भी बहुत प्रसिद्ध है, सिर्फ इसलिए कि इस पर्वत पर एक मंदिर है और मंदिर में स्वामी रहते हैं। बेशक लाओजुन पर्वत का दृश्य भी बेहद खूबसूरत है और हवा बेहद साफ है, जो स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक अच्छी जगह है। कुछ घंटे बाद आदित्य वर्मा और नेहा कपूर लाओजुन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए हैं। दोपहर हो चुकी है। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर एक रेस्तरां में गए और खाना खाने की तैयारी की। एक किसान के रूप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खाता है या नहीं, लेकिन नेहा कपूर एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें फिर भी खाना पड़ता है। लेकिन जब आदित्य वर्मा और दूसरा आदमी बैठ गए, 3 और लोग होटल में आए। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो 40 या 50 वर्ष का लग रहा था, उसका स्वभाव विशेष था, एक ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो लंबे समय से उच्च पद पर रहा हो। उसके पीछे चल रहे 2 व्यक्ति काफी युवा थे, उनकी उम्र 20 या 30 वर्ष के आसपास थी, लेकिन वे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अंगरक्षकों की तरह वीरता और धैर्य की भावना से भरे हुए थे। यद्यपि तीनों ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उनमें हवा के साथ चलने का भाव था। और आदित्य वर्मा को भी यह एहसास हो गया कि पीछे चल रहे 2 व्यक्ति असल में बंदूकें लिए हुए थे। सैन्य। उनके सामने खड़े 3 लोग स्पष्टतः असली सैनिक थे। मुख्य भूमिका में बैठे अधेड़ व्यक्ति की हैसियत असाधारण थी। हालांकि वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव एक वरिष्ठ व्यक्ति जैसा था। इसके अलावा उसके बगल में खड़े 2 युवक बंदूकों से लैस थे, जो जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिए थीं। इतना ही नहीं, ये दोनों असल में योद्धा थे, प्रशिक्षित योद्धा। ये 3 लोग लाओजुन पर्वत पर क्या कर रहे थे? आदित्य वर्मा अपने मन में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सके। जब आदित्य वर्मा ने तीनों लोगों की तरफ देखा तो तीनों लोगों ने भी आदित्य वर्मा की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग आ गया, खासकर जब उन्होंने नेहा कपूर जैसी खूबसूरती को देखा। जल्द ही तीनों लोग एक टेबल ढूंढकर बैठ गए और ऐसा लगा कि वे खाना ऑर्डर करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने अपना खाना खत्म किया और काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने बाहर पार्किंग में एक और काले रंग की ऑडी देखी तो आदित्य वर्मा फिर से चौंक गए। इस ऑडी का कैमरा वास्तव में सफ़ेद था, जिसके आरंभ में काले नंबर और लाल अक्षर थे। सैन्य वाहन। ये वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और संख्या भी बहुत बढ़िया है। 00005। कार नंबर 5। इस अधेड़ उम्र के आदमी की क्या पहचान है? वो गाड़ी नंबर 5 में यहाँ आया था। मुझे लगता है शायद ये उसी का है। बेशक आदित्य वर्मा यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए थे, इसलिए उन्होंने उस अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान की परवाह नहीं की। आदित्य वर्मा ने गाड़ी चलाई और नेहा कपूर सीधे पहाड़ पर चढ़ गईं। लाओजुन पर्वत पर लाओजुन मंदिर। लाओजुन मंदिर की धूप बहुत समृद्ध है, जहाँ असंख्य तीर्थयात्री अंतहीन धारा में आते हैं। जब हम पहाड़ के बीच में पहुंचे तो कार ऊपर नहीं जा सकी। ऊपर जाने के लिए हमें चलना होगा। लाओजुन पर्वत बहुत खतरनाक और खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन इस समय कई लोग अभी भी ऊपर चढ़ रहे हैं और इन लोगों में वास्तव में कई बीमार लोग भी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पहाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। भोजन के लिए रोते बच्चों से लेकर 80 और 90 वर्ष की आयु के वृद्धों तक। ये दृश्य आदित्य वर्मा और नेहा कपूर को अजीब लगा। चलो बेटा, आज तुम एक गुरु के पास जाओगे। वह ज्यादा दूर नहीं है। अगर गुरु मदद करने को तैयार हैं तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है। पिताजी, थोड़ा और रुकिए, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। जब तक आप सोमनाथ देख पाएंगे, आप कुछ और साल जी सकते हैं। तुम लोग तेजी से उठाते हो। इसके अलावा ये सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे जल्दी में पहाड़ पर चढ़ रहे हों। हालांकि दोपहर हो चुकी थी, फिर भी वे ऊपर चढ़ रहे थे। उनकी बातों से धीरे धीरे पता चल रहा था कि वे सब डॉक्टर से मिलने और अपनी जान बचाने आए हैं। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर भी 2 घंटे तक चढ़ाई करते हुए अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ये वाकई एक अच्छी जगह है। आदित्य वर्मा को सचमुच लगा कि लाओजुन पर्वत पर आध्यात्मिक ऊर्जा नीचे की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्ध है। यह अभ्यास करने के लिए एक अच्छी जगह थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ किसान थे।
चट्टान के किनारे स्थित एक हॉल के बाहर इस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, मानो वे कतार में खड़े हों। और इस हॉल का नाम वास्तव में सान्यांग हॉल रखा गया था। आदित्य वर्मा को वास्तव में यह नहीं पता था कि यह सान्यांग हॉल किस देवता को समर्पित है। हॉल के प्रवेश द्वार पर ताओवादी पोशाक पहने एक युवक खड़ा था, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके गर्व से अपने सामने खड़े लोगों को देख रहा था। क्लिक, हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी। हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर उत्साह लिए बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला। क्या इस आदमी के पैर अभी अभी नहीं टूटे हैं? अभी तो केवल 10 मिनट से ज्यादा हुए हैं। वह बिल्कुल ठीक है और अभी भी चल सकता है। एक चमत्कारी डॉक्टर, एक असली चमत्कारी डॉक्टर। सान्यांग ताओवादी एक भगवान है। दरवाजे पर कतार में खड़े कई लोग ये दृश्य देखकर चौंक गए। अगला, इस समय हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े ताओवादी वस्त्र में युवक ने हल्के से कहा, अब हमारी बारी है, पिताजी आप बच गए। इस समय एक बूढ़े आदमी को ऊपर ले जाया गया और उसके बगल में एक आदमी ने उत्साहित होकर कहा, 10 मिलियन पहले ट्रांसफर करो। लेकिन इस समय ताओवादी वस्त्र में युवक ने दीवार पर बैंक खाते की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, 1 करोड़। ये सुनकर उनके पीछे कतार में खड़े लोगों के चेहरे भी खराब हो गए। ये बहुत महंगा है। हालांकि बहुत से लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ सोमनाथ के दर्शन के लिए 10,000 रुपये लगते हैं। क्या इलाज के लिए 1 करोड़ रुपये? ये बहुत महंगा है आदित्य वर्मा। यहाँ तक कि नेहा कपूर भी इलाज की कीमत देखकर हैरान रह गईं। आदित्य वर्मा का दिल भी भारी हो गया, लेकिन उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में साधक है, तो इन रोगों के उपचार के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। ताओवादी वस्त्रधारी युवक की बातें सुनकर उस आदमी का चेहरा भी बदल गया और वह बहुत बदसूरत हो गया। फिर उसने ताओवादी वस्त्रधारी युवक से कमजोरी और सम्मान से कहा, अरे नौजवान, क्या तुम मुझे कोई छूट दे सकते हो? मेरे पास घर पर केवल 5 मिलियन हैं। तुम क्या सोचते हो, सस्ता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी गीले बाजार में हूँ? अगर तुम 1 करोड़ कहते हो तो इसका मतलब है 1 करोड़। 1 पैसा भी कम नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे? निकल जाओ यहाँ से। अगला वाला। वह व्यक्ति अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ताओवादी वेशभूषा वाले एक युवक ने उसे बीच में ही रोक दिया और कठोर स्वर में अहंकार से बोला, नहीं छोटे भाई, हम दिन भर से इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। मेरे पिताजी सचमुच मर रहे हैं। मास्टर सान्यांग को इसे देखने दो। उस आदमी के चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव भंगिमाएं बदल गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने आदमियों के साथ हॉल में भागना चाहता था। ये दृश्य देखकर ताओवादी वेशभूषा वाला युवक ठंडा पड़ गया और सीधे उस आदमी की ओर बढ़ा। टकराना, हालांकि इस धक्का का बल इतना जबरदस्त था कि वह आदमी सीधे कई मीटर दूर जा गिरा। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा, लेकिन पीछे खड़े लोग इस दृश्य को देखकर डर गए। योद्धा, दाव वेशधारी यह युवक एक योद्धा है और वह जन्मजात योद्धा भी है। योद्धा जन्मजात और अर्जित गुणों में विभाजित होते हैं। जन्मजात गुण अर्जित गुणों से ऊपर होता है और जन्मजात आधार सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद ही कोई व्यक्ति भिक्षु कहला सकता है। आदित्य वर्मा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। ताओवादी वेशभूषा पहने ये युवक काफी गर्वीला लग रहा था। अगला, मैंने ताओवादी वेशभूषा में इस युवक को उससे फिर कहते देखा, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। एक और आदमी जिसका पेट बड़ा था बाहर आया, लेकिन वह थोड़ा कमजोर लग रहा था। 10 मिलियन, यदि स्थानांतरण सफल रहा तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ताओवादी पोशाक पहने युवक ने फिर ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है। मोटे आदमी ने तुरंत सिर हिला दिया। जब तक उसका एड्स ठीक हो सकता है, 10 लाख कुछ भी नहीं है। मोटे आदमी ने सीधे अपनी कमीज पर लिखी बैंक खाते की जानकारी में पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्द ही स्थानांतरण सफल हो गया और मोटा आदमी अंदर चला आया। कुछ ही मिनटों बाद मोटा आदमी पूरे उत्साह के साथ बाहर आया। उसकी सारी पिछली कमजोरी गायब हो चुकी थी। मोटा आदमी बहुत उत्साहित था। हाँ, मेरा एड्स ठीक हो गया। भगवान, ये 10 मिलियन इसके लायक हैं। जैसे ही मोटे आदमी ने ये कहा, उसके पीछे खड़े लोग फिर से चौंक गए।
हे भगवान, क्या एड्स का इलाज भी हो सकता है? एक चमत्कारी डॉक्टर, यह एक वास्तविक चमत्कारी डॉक्टर है। मास्टर सान्यांग एक जीवित देवता हैं। इन लोगों के मुंह से विस्मयादिबोधक शब्दों की एक श्रृंखला निकली। आदित्य वर्मा यहाँ 100 साल पुराने गनोडर्मा ल्यूसिडम के लिए आए थे, लेकिन लाओजुन पर्वत पर लाओजुन मंदिर है और देवताओं और बुद्धों को समर्पित कई हॉल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है कि सिस्टम द्वारा उल्लिखित पर्वत मंदिर कहाँ है। आदित्य वर्मा सीधे ऊपर जाकर देखने वाले थे, लेकिन इस समय ताओवादी परिधान पहने युवक ने आदित्य वर्मा और नेहा कपूर को देखा और नेहा कपूर को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। कितनी सुंदर महिला है! वह कई वर्षों से लाओजुन पर्वत पर रह रहा है और उसने कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने तुरंत आदित्य वर्मा से पूछा। बेशक, मैं यहाँ धूपबत्ती जलाने और भगवान की पूजा करने आता हूँ, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ी मंदिर कहाँ है? पहाड़ी मंदिर? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर ताओवादी वेशभूषा में वह युवक चौंका और आश्चर्य से आदित्य वर्मा से पूछा, क्या आप पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं? ताओवादी पोशाक पहने युवक ने पूछा। क्या कोई समस्या है क्या? आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा। हा, इसने मुझे सचमुच हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। लेकिन इस समय ताओवादी वस्त्र पहने युवक फिर से हंसा। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने भौहें चढ़ाईं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ, ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने फिर शांति से कहा, लेकिन उसकी आवाज में व्यंग्य का भाव था। क्यों? नेहा कपूर भी दुखी दिखी और गहरी आवाज में पूछा। हाँ, वहां ऊपर पहाड़ी मंदिर है, लेकिन क्या आप वहां जा सकते हैं? ताओवादी वस्त्र पहने युवक ने फिर से उपहास किया और अगले ही पल उसने पीछे एक चट्टान की ओर इशारा किया और व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि उनके लिए पहाड़ी मंदिर तक जाना बेहद मुश्किल था। उनके सामने दो लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने ताओवादी वेशभूषा वाले युवक की उंगली की दिशा में देखा और उन्हें एक बेहद खड़ी पर्वत चोटी दिखाई दी। ये पर्वत शिखर उभरा हुआ था और कहा जा सकता था कि यह चट्टानों से घिरा हुआ था। इसके ऊपर एक प्रभावशाली पर्वत था। वहां एक छोटा सा मंदिर है और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो इस पर्वत शिखर के एक कोने से ही ऊपर चढ़ सकते हैं और वहां रुकने की भी कोई जगह नहीं है। खतरा अत्यंत खतरनाक। ये नेहा कपूर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर गई। वो यहाँ कैसे ऊपर आ सकती है? कोई वहां ऊपर तो नहीं जा सकता है ना? क्या यहीं पर सदियों पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम है? मुझे क्या करना चाहिए? यदि हम इस 100 साल पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम को नहीं चुन सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि दादाजी का जीवन अभी भी खतरे में होगा? आदित्य वर्मा। नेहा कपूर ने फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा। आदित्य वर्मा फिर हंसे और हल्के से बोले, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, मैं ऊपर जा सकता हूँ। आदित्य वर्मा की आवाज में प्रबल आत्मविश्वास था। अगर वह इतना भी नहीं कर सके तो फिर कैसा सन्यासी? चलो, वहां मेरा इंतजार करो, आदित्य वर्मा ने फिर कहा, नेहा कपूर को खींचते हुए और आगे चलने की तैयारी करते हुए। इस छोटे से हाथ को पकड़ना कितना आरामदायक है। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। ये दृश्य देखकर ताओवादी वस्त्र पहने युवक की आंखें फिर से गहरी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या यह आदमी मौत की तलाश में नहीं है? लेकिन यही बेहतर है। अगर यह बच्चा मर गया है तो ये खूबसूरत औरत उसे ले सकती है और उसका फायदा उठा सकती है। अगर वह जबरदस्ती अंदर घुस भी जाए तो भी उसका मालिक यहाँ है तो कुछ नहीं होगा। अगला, ताओवादी वेशभूषा में युवक ने अपने पीछे खड़े लोगों को चिल्लाकर बुलाया। लेकिन इस समय एक पल इंतजार करें। पीछे से एक आवाज आई। इसी समय 3 आदमी आए। यह आवाज सुनकर आदित्य वर्मा, जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम तोड़ने के लिए ऊपर जाने वाले थे, फिर रुक गए। क्या ये वे हैं? उनके बगल में बैठी नेहा कपूर ने भी आश्चर्य से आवाज निकाली। क्या ये 3 लोग वही नहीं हैं जिनसे हम पहले यामाशिता होटल में रात्रि भोज के दौरान मिले थे? तुम तीनों को क्या हुआ है? जब ताओवादी वस्त्र पहने व्यक्ति ने उन तीनों को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में पूछा। वह जनजात योद्धा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बता सकता है कि 3 लोगों में 2 योद्धा हैं। यद्यपि यह घटना कल से 2 दिन बाद ही घटित होगी, फिर भी यह बहुत सामान्य बात है। इस बार अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सीधे उन 2 युवकों की ओर देखा जो उसके बगल में गार्ड जैसे दिख रहे थे।
अचानक उनमें से एक युवक 2 कदम आगे बढ़ा और फिर अपने हाथों से एक नोटबुक निकाल ली। कॉमरेड ताओवादी पादरी, हम सेना से हैं। ये हमारे कमांडर हैं। क्या आप हमें मास्टर सान्यांग से मिलने अंदर जाने देंगे? हमें उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। युवक ने सीधे कहा। सेना के लोग। ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने देखा कि दूसरा पक्ष सेना से है, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह आधेड़ उम्र का आदमी अभी भी सेनापति है? मगर इससे क्या, वह एक योद्धा है और उसका स्वामी एक साधु है, एक देवता जैसा व्यक्ति है, और कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे सीधे बताइए। मुझे भी वही बात बताइए। ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, अभी भी बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तुम्हारा रवैया क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारा कमांडर कौन है? ताओवादी वस्त्र पहने व्यक्ति की बातें सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, जबकि उसके बगल में खड़े 2 गार्ड खून से लथपथ हो गए और ताओवादी वस्त्र पहने व्यक्ति पर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। ये लाओजुन मंदिर का सान्यांग हॉल है। अंतिम निर्णय मेरा है। कमांडर, यहाँ हमारा कोई कमांडर नहीं है, केवल सोमनाथ और मरीज हैं। ताओवादी पोशाक पहने व्यक्ति ने गर्व से कहा। क्या आप लड़ाई की तलाश में हैं? दोनों गार्ड तुरंत क्रोधित हो गए और ऐसा लग रहा था कि वे लड़ने वाले हैं। रुकना, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडी आवाज में खर्राटे लिए और दोनों गार्ड पीछे हट गए और उन्होंने लड़ाई नहीं की। हाँ, लड़ना चाहते हो क्या? चलो, कौन किससे डरता है? ताओवादी पोशाक पहने युवक ने फिर से उपहास किया। वास्तव में उसने अपने सामने खड़े 3 लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। कृपया इस ताओवादी गुरु से कहिए कि वह अंदर जाकर कहे कि मैं अंकित सेन हूँ। हमारे पुराने कमांडर गंभीर रूप से बीमार हैं और चिकित्सा उपचार के लिए नहीं आ सकते। क्या सोमनाथ वहां जा सकते हैं? अधेड़ उम्र के इस आदमी का नाम अंकित सेन है। इस बार वह एक मिशन लेकर यहाँ आया है, उसे सोमनाथ को वापस लाना है। बूढ़े सेनापति की बीमारी का इलाज साधारण तरीकों से नहीं हो सकता और कई दवाइयाँ भी बेअसर हैं। इस सोमनाथ पर ही उम्मीद टिकी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस समय ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने अंकित सेन को फिर से टोका। सीधे शब्दों में कहें तो आप अब भी चाहते हैं कि मेरे मालिक ही इस बीमारी का इलाज करें, है न? देखिए, ये सभी लोग मेरे मालिक से इलाज कराने आए हैं। मेरे मालिक के पास उनके घर जाने का समय नहीं है। आपकी सेना के लोगों का क्या होगा? एक समय में 10 लाख, इससे कम नहीं। ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने फिर सीधे कहा। बहुत निर्णायक। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं और कोई चेहरा भी नहीं। सेना में लोगों के बारे में क्या? एक समय में 10 मिलियन, इससे कम नहीं। ताओवादी वेशभूषा वाला युवक अभी भी घमंडी और श्रेष्ठ दिख रहा था, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। अंकित सेन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा खराब हो गया। दूसरे पक्ष ने उसे कोई भाव नहीं दिया। उसके सामने जो ताओवादी था, उसने न सिर्फ उसे बचाया नहीं, बल्कि वह बहुत घमंडी और बेशर्म भी था। उसने एक मुलाकात के लिए 10 लाख रुपये लिए। ये तो बस बेईमानी से पैसा कमाना है। अंकित सेन भी मन ही मन गुस्से में था और वह नियंत्रण खोने वाला था। उसके बगल में खड़े 2 गार्ड पहले ही मदद करने में असमर्थ हो चुके थे। तुम बहुत असभ्य हो, तुम मौत की तलाश में हो। एक छोटे ताओवादी पुजारी, ऐसी बातें कहने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? दोनों योद्धा रक्षकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनके शरीर से शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी और वे अपने सामने ताओवादी वस्त्रधारी युवक को उड़ाने वाले थे। आप सचमुच अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं। ताओवादी वेशभूषा वाले युवक ने दोनों व्यक्तियों की हरकतें देखीं, लेकिन अपनी आवाज में दृढ़ विश्वास के साथ तिरस्कारपूर्वक कहा। अगले ही पल ताओवादी वेशभूषा में युवक भी हिला और जन्मजात योद्धा की शक्ति फूट पड़ी। अगले ही पल दोनों की मुट्ठियां सचमुच सीधी पकड़ में आ गईं। दोनों पहरेदारों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें लगा जैसे कोई बड़ी ताकत आ रही है। बैंग बैंग, 2 धीमी आवाजें आईं और 2 आकृतियां सीधे दूर चली गईं और फिर से जमीन पर गिर पड़ीं। उनके मुंह के कोनों में खून लगा हुआ था। इस दृश्य को देखकर अंकित सेन भयभीत हो गए। योद्धा, क्या आप योद्धा हैं? अंकित सेन ने गहरी आवाज में कहा। जो व्यक्ति अपने दोनों योद्धा रक्षकों को आसानी से घायल कर सके, वही योद्धा हो सकता है, और वह उन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। अर्जित योद्धा से ऊपर, वह तो जन्मजात ही हो सकता है। हाँ, मैं जन्मजात योद्धा हूँ, और मेरे स्वामी एक सच्चे साधक हैं। ताओवादी पोशाक पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में अतुलनीय गर्व था।
ये सुनकर अंकित सेन का दिल फिर से बैठ गया। ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, इससे निपटना सचमुच कठिन है। ये सोमनाथ न केवल किसान है, बल्कि उन्हें कोई सम्मान भी नहीं देता और उनसे दोस्ती करने से भी इनकार कर देता है। छिपा हुआ खतरा, यह एक छिपा हुआ खतरा है। लेकिन अब अंकित सेन के पास यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करने और ये देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अन्य लोग क्या निर्णय लेते हैं। चल दर, अंकित सेन ने उन दोनों गार्डों से कहा जो उठकर जाने को तैयार हो गए थे। अचानक उसने देखा कि आदित्य वर्मा और नेहा कपूर कुछ ही दूरी पर खड़े थे। अंकित सेन चौंक गया। ये वे दो लोग निकले जिन्हें उसने पहले भी देखा था। आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने भी अंकित सेन की तरफ देखा और आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर नमस्ते कहा। आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से सुना कि दूसरे पक्ष ने ताओवादी वेशभूषा वाले युवक से क्या कहा। आदित्य वर्मा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। मिस्टर किंग के इलाज के लिए 100 साल पुरानी गैनोडर्मा ल्यूसिडम चुनने के बाद आदित्य वर्मा को टहलने जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगला, लेकिन इस समय ताओवादी वेशभूषा वाला युवक फिर चिल्लाया, ताओवादी पादरी अंकल, क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? मेरी माँ मर रही है। एक छोटी बच्ची जो लगभग 8-9 साल की लग रही थी, पतले कपड़े पहने हुए थी, लंबे बाल बेतरतीब ढंग से बंधे हुए थे, थोड़ी अस्त व्यस्त थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। उस छोटी बच्ची के बगल में एक गोरी औरत खड़ी थी जो लगभग 30 साल की जवान लग रही थी। ये औरत बहुत दुबली पतली थी और उसका पीला चेहरा थोड़ा नीला भी पड़ गया था। खांसी 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 खांसी, महिला खांसती रही और पूरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था, मानो वह स्थिर होकर खड़ी नहीं हो पा रही थी और कभी भी गिर पड़ेगी। उसने एक हाथ अपनी छोटी बेटी के कमजोर कंधे पर रखा। छोटी लड़की ने अपनी माँ के शव को अपने कंधों पर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पहाड़ पर ले आए। छोटी लड़की ने ताओवादी वस्त्र पहने युवक से विनती की और उसकी उपस्थिति बहुत दयनीय थी। ये दृश्य देखकर अंकित सेन फिर स्तब्ध रह गया। जाने वाले कदम रुक गए और उसके हृदय में लहरों की लहर उठी। कुछ ही दूरी पर आदित्य वर्मा और नेहा कपूर ने यह दृश्य देखा। उनके बगल में खड़ी नेहा कपूर की आंखों में भी दया का भाव था और उन्होंने धीरे से कहा, कितना बेचारा बच्चा है। आदित्य वर्मा भी भावुक हो गए। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि महिला मर रही थी और वह खांस रही थी और खून भी खांस रही थी। उसके फेफड़ों में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि कुछ कदम चलना भी बहुत असुविधाजनक होगा, लेकिन महिला को तो वह छोटी बच्ची उठा रही थी। कहा जा सकता है कि इस छोटी बच्ची ने अपनी मां को अकेले ही पहाड़ पर चढ़ाया होगा। उसे कितने कष्ट सहने पड़े होंगे, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी। आदित्य वर्मा के हृदय में भी बड़ी लहरें उठी और उन्हें दया भी आई। हो, लेकिन इस समय उसके सामने खड़ी महिला के सिर पर अचानक एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। आदित्य वर्मा अचानक स्तब्ध रह गए। कार्य यहाँ है, अभी तो कुछ भी नहीं था, ये प्रश्न चिन्ह सचमुच हवा से प्रकट हो गया। क्या आश्चर्य है। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रश्न चिन्ह पर क्लिक कर दिया। तुरंत ही एक QR कोड सामने आया और फिर आदित्य वर्मा ने 200 रुपये और चुका दिए। डिंग डोंग, कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया। यदि आप इस महिला की जान बचाते हैं तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कार्य इस महिला की जान बचाना है। कैसा संयोग है, मेरे मन में यह विचार आया और यह कार्य सामने आ गया। अच्छा, ये प्रणाली सचमुच बहुत अच्छी है। कामों के लिए इनाम तो मिलते ही हैं, क्या और भी हो सकते हैं? मुझे कुछ और बचाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आदित्य वर्मा ने उस पर नजर डाली, लेकिन कोई और संकेत नहीं देखा। हम अपनी माँ की मदद करोगी? छोटी बच्ची, पैसे कहाँ हैं? 10 लाख, क्या तुम्हारे पास हैं? ताओवादी वेशभूषा में युवक ने भौहें चढ़ाईं। वह छोटी लड़की के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। ताओवादी अंकल, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। ये सारा पैसा मेरी माँ और मेरे पास है। जब तक मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ, ये सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। छोटी बच्ची ने ताओवादी वेशभूषा वाले युवक की बातें सुनी और जल्दी से अपने बैग से एक लिपटा हुआ प्लास्टिक का थैला निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसे व्यवस्थित नकदी का ढेर मिला। उसमें एक 10 रुपये का नोट, 2 5 रुपये के नोट, कुछ 1 रुपये के नोट, 50 सेंट के नोट और यहाँ तक कि $1 के नोट भी थे। 2 सेंट और सिक्के। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत दर्जनों डॉलर होगी।
छोटी बच्ची ने अपने नन्हे हाथों में पैसे पकड़े और ताओवादी वस्त्र पहने उस युवक को थमा दिए। ये दर्जनों डॉलर उसने और उसकी मां ने लंबे समय से कबाड़ बीन कर जमा किए थे और ये सब उनकी संपत्ति थे। इतने कम पैसे लेकर इलाज के लिए मेरे मालिक के पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ, ताओवादी वस्त्र पहने उस आदमी ने उदास भाव से कहा। उसने हाथ हिलाकर बच्ची के हाथ से पैसे छीनकर जमीन पर गिरा दिए। अंकल ताओइस्ट, कृपया मेरी मां को बचा लीजिए। हमारे पास बस इतना ही पैसा है। छोटी लड़की चिल्लाई, फिर से नीचे बैठ गई, जमीन पर गिरे पैसों को एक एक करके उठाया और फिर ताओवादी वस्त्र पहने युवक के सामने घुटने टेक कर फिर से भीख मांगने लगी। पिछले छोटी बच्ची ताओवादी वस्त्र पहने युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गई, जमीन से उठाए हुए पैसे उठाकर ताओवादी वस्त्र पहने युवक को दे दिए। उसने एक हाथ से युवक का ताओवादी वस्त्र पकड़ लिया और भीख मांगती रही। यिन, जल्दी उठो, हम अब और नहीं देखेंगे। उसके बगल में छोटी बच्ची की मां ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई। अगर यिन छोटी न होती और उसे अकेले रहने नहीं देती तो वह बहुत पहले ही मर गई होती। अरे, यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे कपड़े गंदे कर रहे हो। उस युवक का चेहरा ठंडा था, उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने छोटी बच्ची को घूरा, हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। रुकना। कुछ ही दूरी पर जब अंकित सेन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए और वह सख्ती से चिल्लाया तथा वहां पहुंचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर ताओवादी पोशाक पहने युवक अपने हाथ से छोटी लड़की को मारने वाला था। ये छोटी बच्ची बहुत दुबली पतली है और ताओवादी वेशभूषा वाला युवक भी जन्मजात योद्धा है। अगर पिटाई जारी रही तो इस छोटी बच्ची को कैसी पिटाई झेलनी पड़ेगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि अगले ही पल वस्त्र पहने इस युवक का हाथ रुक गया। सब दंग रह गए, क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताओवादी वेशभूषा वाला ये युवक जाग गया हो और रुक गया हो? ताओवादी वस्त्र पहने युवक का चेहरा इस समय सदमे से भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वह रुक गया, बल्कि ऐसा है कि वह अपने हाथ नहीं हिला सकता था। सिर्फ अपने हाथ ही नहीं, उसके शरीर में घुटन सी महसूस हो रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर पर अत्याचार कर रही थी। अगले ही पल धमाका, शून्य में एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति ने सीधे ताओवादी वस्त्र पहने युवक पर प्रहार किया। टकराना। ताओवादी वस्त्र पहने उस युवक को खून की उल्टी हुई और उसका शरीर पीछे की ओर जोर से टकराया, जो सीधे उसके पीछे मुख्य हॉल के दरवाजे से टकराया। दरवाजा चकनाचूर हो गया और वह बहुत शर्मिंदा होकर मुख्य हॉल में गिर पड़ा। मुख्य हॉल में कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है, लेकिन हॉल के बीच में एक फुटॉन पर एक ताओवादी व्यक्ति पीले वस्त्र पहने पालथी मारकर बैठा हुआ था। इस ताओवादी पुजारी का सिर मोटा और कान बड़े हैं और उन्होंने जो ताओवादी चोगा पहना है वह उभरा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 40 या 50 के आसपास है। उनका चेहरा लाल है और उनका स्वभाव कुछ असाधारण है। इस ताओवादी पुजारी का नाम सोमनाथ है। मास्टर सान्यांग नाम उन्होंने खुद रखा है। उनका असली नाम फैंग सान्यांग है। उसने सोचा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन इस समय उसने अचानक अपनी आंखें खोली और ताओवादी वस्त्र पहने हुए उस युवक को उदास भाव से जमीन पर लेटे हुए देखा। मालिक। ताओवादी वेशभूषा में युवक ने तुरंत फैंग सान्यांग को आवाज लगाए। बर्बाद करना। फैंग सान्यांग ने उस युवक को उदासीनता से देखा और उसे इस आदमी की कोई परवाह नहीं थी। फिर फैंग सान्यांग उठ खड़ा हुआ और सीधे बाहर चला गया। अगले ही पल फैंग सान्यांग की नज़र सीधे पास ही खड़े एक युवक पर पड़ी। आपके विशिष्ट अतिथि दूर से आ रहे हैं और मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आपका दूर से स्वागत नहीं कर पाया। हालांकि साथ ही ताओवादी, क्या आपको इस बेचारे ताओवादी शिष्य को चोट पहुंचाने का कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए? फैंग सान्यांग ने आदित्य वर्मा को ठंडी निगाहों से देखा। उनकी आंखों में एक तीखी धार थी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। फैंग सान्यांग एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के भिक्षु हैं। हालांकि वे अभी फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण में हैं, उनकी समझ बेहद तेज है। जब आदित्य वर्मा ने अभी अभी कार्रवाई की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने वाला युवक भी एक भिक्षु है और वह अभी भी बहुत छोटा है। जो व्यक्ति वहां स्थिर खड़ा रह सकता है और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने जन्मजात योद्धा के शिष्य को कुचल सकता है, जिससे वह वापस लड़ने में असमर्थ हो जाता है, वह एक भिक्षु होना चाहिए।
हालांकि फैंग सान्यांग आदित्य वर्मा की गहराई नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने आदित्य वर्मा को पहले से ही अपने बराबर का ही समझा था। वह बहुत युवा थे और उन्हें नींव निर्माण के शुरुआती चरण में होना चाहिए था। मास्टर, यह मास्टर है। उनके आसपास के लोग, विशेषकर अंकित सेन और अन्य लोग, ताओवादी सान्यांग के शब्द सुनकर अचानक चौंक गए। साथ ही ताओवादी, क्या वह इस युवक से बात कर रहा है? क्या ये युवक भी साधु हो सकता है? क्या ये वही है जिसने अभी अभी यह कदम उठाया है? अंकित सेन और अन्य लोग इतने हैरान थे कि उन्होंने आदित्य वर्मा को चौड़ी आंखों से देखा। उनके बगल में बैठी नेहा कपूर भी अविश्वास से आदित्य वर्मा को देख रही थीं। साधु, आदित्य वर्मा एक महान साधु हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने दादा को बचाने में सफल रहा। जब फैंग सान्यांग बाहर आया तो आदित्य वर्मा की आंखें भी घनी हो गईं और आदित्य वर्मा दूसरे व्यक्ति के शरीर पर राजसी शक्ति महसूस कर सकता था। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता कि वर्तमान में उसकी विशिष्ट साधना का स्तर क्या है, नहीं वह जानता है कि वह अब कितना शक्तिशाली है, क्योंकि आदित्य वर्मा ने वास्तव में कभी कोई कदम नहीं उठाया है। उनके सामने यह मास्टर सान्यांग पहला भिक्षु था जिससे आदित्य वर्मा की मुलाकात हुई थी। आदित्य वर्मा न केवल डरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें लड़ने की भावना भी थी, खासकर कुछ गुस्सा भी था। ये ताओवादी भिक्षु है जो अच्छे कर्म नहीं करता, बीमारियों का इलाज नहीं करता और लोगों को नहीं बचाता, लेकिन वह वास्तव में अपने शिष्यों को भोगता है। आदित्य वर्मा सचमुच गुस्से में थे। लेकिन इस समय अहम 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 बच्ची की मां फिर से खांसने लगी और उसने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। अगले ही पल रुमाल खून से लथपथ हो गया। फिर वह बेहोश हो गई और गिरने ही वाली थी। माँ माँ, छोटी बच्ची चीख पड़ी और जल्दी से उस औरत को सहारा देने लगी। उसका चेहरा एकदम बदल गया, वह घबरा गई और चिल्लाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ उठो, तुम मरना नहीं चाहती, तुम यिन को पीछे नहीं छोड़ सकती। छोटी लड़की रोती रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा धीरे से चलकर सीधे उस छोटी लड़की के पास गए और उस महिला की ओर देखा। छोटी बहन, मुझे अपनी माँ से मिलवाओ, आदित्य वर्मा ने छोटी बच्ची से धीरे से कहा। भाई, क्या तुम मेरी माँ को बचा सकते हो? जब छोटी बच्ची ने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और आशा की एक झलक थी। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। वाह बड़े भाई, तुम्हें मेरी माँ को बचाना होगा, मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा, छोटी लड़की ने अचानक उत्साहित होकर कहा। आदित्य वर्मा ने महिला की कलाई पर हाथ रखा और महिला के शरीर की स्थिति को महसूस किया। महिला के फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने अपनी साधना शक्ति को पुनः सक्रिय कर दिया और उस स्त्री के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। इस आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर स्त्री के शरीर का रोग मानो किसी प्राकृतिक शत्रु से टकराकर नष्ट हो गया। फट, एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा का हाथ महिला की पीठ पर पड़ा और एक जोरदार झटके के साथ महिला ने मुंह में खून की बड़ी उल्टी कर दी। माँ, छोटी लड़की इतनी डर गई कि उसके चेहरे का रंग फिर बदल गया। तुम्हारी माँ ठीक है, लेकिन आदित्य वर्मा की आवाज फिर आई। सच में? छोटी लड़की को अब भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर स्त्री का रंग गुलाबी हो गया तथा आध्यात्मिक शक्ति की इस किरण से स्त्री के शरीर की जीवन शक्ति पुनः जागृत हो गई और तब स्त्री ने अपनी आंखें खोल दी। जाग उठा। माँ, आप जाग रही हैं। माँ, आप सचमुच जाग रही हैं। ये दृश्य देखकर छोटी लड़की उत्साहित होकर बोली। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।